सफदर ने फोन पर X2 के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर बोला, जिस कार का नंबर आपने दिया था इसका सुराग मिल गया। ये कार इसी सफारतखाने के एक ऑफिसर हफ रोजर की है जिसका फर्स्ट सेक्रेटरी ग्रांड होटल में कत्ल किया गया था। हफ रोजर के बारे में मालूमात फराहम करो। X2 की आवाज आई। वो इस वक्त टिप टॉप क्लब में मौजूद है और मैं यहीं से आपको फोन कर रहा हूँ। अच्छी बात है, तुम वहीं ठहरो, इमरान कुछ देर बाद वहां पहुंचेगा। दूसरी तरफ से आवाज आई। सफदर सिलसिला मुनक़ता करके पब्लिक फोन बूथ से निकला और हाल में अपनी मेज संभाली। इसे इमरान का इंतजार करना पड़ा। हफ रोजर की मेज भी ज्यादा फासले पर नहीं थी। वो एक लंबा तड़ंगा आदमी था। जिस्म की बनावट वर्जिशी थी। आंखें मैली और नोकीली नाक के नीचे घनी भूरी मूछें थीं। इसके साथ एक खुशशक्ल और जवानुल उम्र औरत भी थी और वो भी सफदर के लिए अजनबी नहीं थी। पिछली रात इसी के सिलसिले में तो जागते गुजारी थी। स्वीडिश आर्टिस्ट क्रिस्टीन, जिसके कमरे में एक सफारती ऑफिसर का कत्ल हुआ था और वो इस वक्त इसी सफारतखाने के ऑफिसर के साथ यहाँ बैठी नजर आ रही थी। सफदर ने इसे अभी तक हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था। हालांकि हफ रोजर बात बात पर कहकहे लगा रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी सफदर की मेज के करीब आ खड़ा हुआ। अजीब सा हुलिया था। फूली हुई नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थीं कि दहाना छुप कर रह गया था। तशरीफ रखिए जनाबे वाला, सफदर कुर्सी से उठता हुआ बोला। इमरान का ये रेडीमेड मेकअप इसके इल्म में था। गालिबन अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करके मौसम का हाल शुरू कर देना चाहिए। इमरान ने इस तरह बैठते हुए कहा कि क्रिस्टीन पर भी नजर रख सके। हफ रोजर, सफदर इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से बोला। क्या दोनों साथ आए थे? नहीं, हफ रोजर पहले आया था। आपके लिए क्या मंगवाऊं? कुछ भी नहीं। क्या चक्कर है? इसने अपने बयान में आपका भी नाम लिया है। और ये गांव नचबबरा क्या है? उठकर भाग जाऊंगा अगर अब तुमने ये नाम दोहराया। क्या आप पहले ही से इन लोगों के चक्कर में थे? नहीं, महज इत्तेफाक था, उधर से गुजरा था। ख्याल हुआ चलो देखते ही चलें। जोसेफ साथ था। मेरा ख्याल है कि आपका ये बयान फयाज ने हरगिज तस्लीम ना किया होगा। क्या फर्क पड़ता है? इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान बोला, अजीब बात है, क्रिस्टीन ने इस लाश की शनाख्त नहीं की थी। फर्स्ट सेक्रेटरी इसके लिए अजनबी था और इस वक्त ये इसी सफारतखाने के एक ऑफिसर के साथ यहाँ बैठी हुई है और पिछली रात इसी आदमी की कार मेरे ताकुब में भी रही है। इस वक्त भी ये इसी गाड़ी में आया है। इमरान कुछ ना बोला। रात के 8 बजे थे। हाल की आबादी बढ़ती जा रही थी। मेरा ख्याल है कि ये उठने वाले हैं, सफदर बोला। क्रिस्टीन अपना वैनिटी बैग संभाल रही थी। फिर इन्होंने हफ रोजर को भी उठते देखा। जब वो दोनों सदर दरवाजे से निकल गए तो इमरान भी उठा। मैं यहीं बैठूं? सफदर ने इससे पूछा। जैसा दिल चाहे, इमरान कहता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्रिस्टीन और हफ रोजर गाड़ी से उतरकर जिस इमारत में दाखिल हुए थे, इसकी कंपाउंड तारीख थी। गाड़ी फाटक के बाहर ही छोड़ दी गई थी। वो अंधेरे ही में फाटक से गुजरकर रवेश्वर पहुंचे थे। रवेश के इख्तिताम पर बरामदा था। बरामदा भी तारीख था। हफ रोजर ने अंधेरे ही में घंटी का स्विच तलाश करके बटन दबा लिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और रोशनी का लंबा सा मुस्ततील तारीख बरामदे के फर्श पर फैलता चला गया था। क्रिस्टीन किसी कदर पसोपेश के साथ अंदर दाखिल हुई। इस तवील राहदारी में कई बल्ब रोशन थे। दरवाजा खोलने वाला आगे चल रहा था और ये दोनों पीछे थे। वो आदमी इन्हें एक बड़े कमरे में लाया जहां 3 आदमी पहले से मौजूद थे। ये तीनों भी किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने कुर्सियों से उठकर इन दोनों का इस्तकबाल किया था। इन्हें कुर्सियां पेश की गईं। क्रिस्टीन की उलझन बढ़ती जा रही थी। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगी मामोज़ेल? इनमें से एक ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा। शुक्रिया, कुछ भी नहीं। आप मोसियो? इसने हफ रोजर से पूछा। हफ रोजर बोरा सा मुंह बनाकर बोला, वक्त जाया ना करो, मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ। वो तीनों कुछ अजीब से अंदाज में क्रिस्टीन को देखे जा रहे थे। खुद इसने भी इसे महसूस किया और हफ रोजर की तरफ देखने लगी, लेकिन वो अब कुछ ऐसा बेताल्लुक नजर आ रहा था जैसे इसे पहचानता तक ना हो। खौफ की लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। हाँ तो मामोज़ेल, इन तीनों में से वही बोला जो पहले बोला था। क्रिस्टीन इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। आपको अपनी स्केच बुक वापस लेनी है? यकीनन, इसने दलेर बनने की कोशिश करते हुए सख्त लहजे में कहा। क्या वो बहुत कीमती है? यकीनन, इसकी कोई खास अहमियत है? क्यों नहीं, वो हमारी खानदानी स्केच बुक है। मेरा दादा आर्टिस्ट था, मेरा बाप आर्टिस्ट था, मैं भी आर्टिस्ट हूँ।
लिहाजा इसमें 3 अदवार के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के ऑटोग्राफ स्केचेस हैं। अंदाजन इसकी कीमत क्या होगी? तुम्हें इससे क्या सरोकार? मैं उसे वापस लेने आई हूँ। पिछली रात वो 2 आदमी जो आपके साथ ग्रांड होटल आए थे, कौन थे? ये क्या बकवास हो रही है यहाँ? क्रिस्टीन जलाकर हफ रोजर की तरफ मुड़ी। वो दूसरी तरफ मुंह किए सिगरेट पी रहा था। क्रिस्टीन के मुखातिब करने पर भी मुतवज्जा ना हुआ। क्रिस्टीन खड़ी हो गई। अब हफ रोजर ने इसकी तरफ देखा और देखने का अंदाज कतई तौर पर धमकी से भरपूर था। मैं इसका मतलब नहीं समझ सकती, क्रिस्टीन तेज होकर बोली। मतलब यही है कि वो दोनों कौन थे? हफ रोजर का लहजा सर्द था। ओह, तो मेरे साथ फरेब किया गया है, क्रिस्टीन ने कांपती हुई आवाज में कहा। कोई कुछ ना बोला। वो पांचों उसे ऐसी खुनख्वार नजरों से घूरे जा रहे थे जैसे किसी भी लम्हे इसकी तिक्का बोटी कर डालेंगे। मैं नहीं जानती वो दोनों कौन हैं, वो कुछ देर बाद बोली। नाकाबिले यकीन, हफ रोजर गुर्राया। मैंने इन दोनों के बारे में पुलिस को बयान दिया था और वो हर्फ ब हर्फ सही है। बोले जाओ, लेकिन जब तक सच्ची बात तुम्हारी जुबान से नहीं निकलेगी छुटकारा मुश्किल है। तब तो फिर मैं किसी तरह भी यकीन नहीं दिला सकती। तुम पर तशद्दुद भी किया जा सकता है। आखिर क्यों? सच्ची बात मालूम करने के लिए। मैं अपनी स्केच बुक वापस लेने आई हूँ। हफ रोजर ने कहा लगाया। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? दफतन हफ रोजर संजीदा होकर उसे खुनख्वार नजरों से देखने लगा। फिर इन लोगों की तरफ देखकर बोला, स्केच बुक निकालो। एक ने अपने ब्रीफकेस से एक मुजलद कापी निकाली और उसे हफ रोजर की तरफ बढ़ा दिया। क्रिस्टीन की आंखों में चमक सी लहराई और वो मुस्तबाराना अंदाज में हफ रोजर की तरफ बढ़ती चली गई। फिर इसने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हफ रोजर ने बड़ी बेदर्दी से इसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम इसके स्केचेस के बारे में वजाहत से बताओगी। वो कई कदम पीछे हट गई थी। एक बार फिर इसकी आंखों से खौफ झांकने लगा था। मेरे करीब आओ, हफ रोजर उसे घूरता हुआ बोला और वो गैर इरादी तौर पर इसकी तरफ खींची चली गई। हफ रोजर ने कापी की कुछ वर्क उलटने के बाद एक तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये स्केच भी किसी मशहूर आर्टिस्ट का बनाया हुआ है? हाँ, वो मुर्दसी आवाज में बोली। आर्टिस्ट का नाम? इसके दस्तखत मौजूद हैं। मैं साफ पढ़ नहीं सकता। मुझे खुद नहीं मालूम। तुम झूठी हो। वो बेबसी से इसकी शक्ल देखती रही। तुम्हें इस आर्टिस्ट का नाम बताना पड़ेगा। इसमें से बेहतरी आर्टिस्टों के नाम मैं ना बता सकूंगी। ये तो मैंने अपने बाप से सुना था। फिर झूठ? यकीन करो, बेहतरियों के दस्तखत मेरी समझ में भी नहीं आए। आखिर मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। हफ रोजर की पेशानी पर शिकने उभर आई थी। वो चारों भी खामोश थे। वो स्केच बुक के सफात उलटता पुलटता रहा। फिर एक सफ़े पर इसकी निगाह जम कर रह गई। ये एक परिंदे की तस्वीर थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी आर्टिस्ट ने फुर्सत के लम्हात में यूं ही उल्टी सीधी लकीरें खींचते खींचते इसके मजमूए को किसी परिंदे की शक्ल दे दी हो। इसे देखो, इस पर किसी के दस्तखत नहीं हैं। हफ रोजर ने सर उठाकर कहा, हाँ, एक तस्वीर ऐसी भी है। ये किसने बनाई है? मैं नहीं जानती। तुम जानती हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। आखिर ये है क्या मुसीबत? मेरी दिमाग की रगें फटने वाली हैं। महज इसी बात पर तुम मौत की घाट भी उतर सकती हो। आखिर क्यों? तुम इस तस्वीर के बारे में जो कुछ भी जानती हो सच सच बताओ। आखिर क्या बताऊं? किसने बनाई थी? मैं किस तरह बता सकती हूँ जबकि इस पर नाम भी मौजूद नहीं? फिर कौन बता सकेगा? मेरे बाप के अलावा और कोई भी शायद ना बता सके, और इनसे मालूम करने के लिए तुम्हें अपने जिस्म की कैद से आजाद होना पड़ेगा। ओह, तो मर चुका है तुम्हारा बाप। कई साल हुए, लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि इस स्केच बुक के लिए इतना हंगामा क्यों। हफ रोजर कुछ ना बोला। दफतन किसी ने दरवाजा खोला। वो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आने वाले के हाथ में रिवाल्वर था। अच्छे आदमियों, तुम में से कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। क्रिस्टीन ने आंखें फाड़कर इसे देखा। अजीब डरावना सा चेहरा था। फूली हुई नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थीं कि दहाना छुप कर रह गया था। अपने हाथ ऊपर उठाओ, वो गुर्राया। मशीनी अंदाज में इनके हाथ ऊपर उठ गए। क्रिस्टीन ने भी हाथ उठा दिए थे। हफ रोजर, ये स्केच बुक फर्श पर डाल दो, आने वाले ने तहकमाना लहजे में कहा। क्यों? हफ रोजर किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्राया। इसलिए कि मैं भी इसके अजायबात की सैर करना चाहता हूँ। बातों में वक्त जाया ना करो। मैं सिर्फ धमकी के लिए रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं करता। तुम हो कौन? हफ रोजर। इसने स्केच बुक फर्श पर फेंक दी। लड़की,
नवारिद ने क्रिस्टीन को मुखातिब किया। स्केच बुक उठाकर मेरे पास लाओ। क्रिस्टीन सहमे हुए अंदाज में आगे बढ़ी और स्केच बुक उठाकर इसके करीब आई। इसने इसके हाथ से स्केच बुक झपटते हुए कहा, खामोशी से बाहर चली जाओ, यहाँ तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। वो हक्का बक्का खड़ी इसे देखती रही। मेरे मशवरे पर अमल करो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं इन हजरात की खातिर ख्वाह खिदमत ना कर सकूंगा। क्रिस्टीन दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम बचकर नहीं निकल सकती, हफरोजर गुर्राया। इसकी बातों में ना आओ लड़की, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से बरामदे में मेरा इंतजार कर सकती हो, अजनबी बोला। क्रिस्टीन निकली चली आई। जिस रास्ते से आई थी इसी रास्ते से बरामदे में जा पहुंची। बरामदा अब भी तारीक था। वो सोच रही थी कि दूसरी मुसीबत नाजिल हुई। एक के हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ पड़ी। दफतन इसे इस गाड़ी का ख्याल आया जिस पर वो यहाँ तक पहुंची थी। क्यों ना वो निकल भागे, लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी कुंजी इग्निशन ही में रहने दी हो। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है, हो सकता है वो कुंजी निकालना भूल गया हो। अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो रविश तय करके फाटक से गुजरती हुई कार तक आई। डैशबोर्ड पर हाथ फेर कर देखा, कुंजी इग्निशन में मौजूद नहीं थी। फिर दफतन इसे याद आया कि वो अपना बैग वहीं भूल आई है, वरना नेल कटर इस्तेमाल करती। अक्सर इसने नेल कटर के पिछले हिस्से से खुद अपनी गाड़ी स्टार्ट की है। वैनिटी बैग में इसके कागजात भी थे। वो सोचने लगी, अब क्या करे, पता नहीं वापस जाना इसके हक में अच्छा साबित हो या बुरा। लेकिन कागजात, इनके बगैर तो वो इस अजनबी देश में एक कदम भी ना उठा सकती। और ये हमदर्द। वो गैर इरादी तौर पर फिर बरामदे की तरफ चल पड़ी। हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। राहदारी पहले ही की तरह सुनसान पड़ी थी। वो इस कमरे के करीब पहुंचकर रुकी। यहां तक आने में इसने खासी एहतियात बरती थी कि इसके कदमों की आवाज ना पैदा हो सके। दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती रही, फिर कफल के सुराख से आंख लगा दी। अंदर हफरोजर इन चारों में से एक एक के हाथ पुश पर बांध रहा था। गालिबन इसके लिए इसने इसी के गले से टाई उतारी थी। फिर इसने इसे दूसरे के गले से टाई खोलते देखा। इसी तरह चारों के हाथ बांध दिए गए। अब तुम इनके करीब से हट जाओ, खौफनाक सूरत वाले आदमी की आवाज आई। क्रिस्टीन ने हफरोजर के चेहरे पर नफरत और गजबनाकी के आसार देखे। वो इनके पास से हट गया था और अब रिवाल्वर वाला अजनबी इन लोगों के बंधे हुए हाथों का जायजा लेता हुआ नजर आया, लेकिन रिवाल्वर का रुख हफरोजर की तरफ था। दफतन इसने धक्के देकर इन चारों को फर्श पर गिराना शुरू कर दिया। इसी दौरान में हफरोजर को मौका मिल गया कि वो इस पर टूट पड़ता। क्रिस्टीन के अंदाजे के मुताबिक इसने बड़ी नफी थुली छलांग लगाई थी, लेकिन अजनबी कहीं ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। वो न सिर्फ इस हमले से बचा था, बल्कि बचते वक्त इसकी टांग इस तरह चली थी कि हफरोजर सामने वाली दीवार से जा टकराया था। वो फिर ना उठ सका। अजनबी ऐसे अंदाज में इन सबों को देख रहा था जैसे कोई किसान अपने भरे हुए खलियान को देखता है। क्रिस्टीन ने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मामा मेरा वैनिटी बैग, वो हिकलाई। लिपस्टिक सुधारोगी क्या? अजनबी ने खुश होकर पूछा। तुम लोग पता नहीं कौन हो और क्या चाहते हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। उठाओ अपना बैग और बाहर चलो। वो बैग उठाने के लिए झुकी और अजनबी इन चारों को मुखातिब करके बोला, मौत ही गला दबोचेगी अगर तुम लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की। तुम कोई भी हो, बच ना सकोगे, इन चारों में से एक गुर्राया। पिछले साल एक नजूमी भी यही कह रहा था, अजनबी लापरवाही से बोला और फिर कुछ सोचने लगा। अब इसके हाथ में रिवाल्वर नहीं था। कुछ देर बाद वो हफरोजर की तरफ बढ़ा और इसके गले से टाई खोलने लगा और फिर इसी टाई से इसके हाथ भी पुष्ट पर बांध दिए। हफरोजर की बेहोशी बदस्तूर कायम थी। अब चलना ही चाहिए, इन शरीफ आदमियों के आराम का वक्त है। तुम लोगों ने रात का खाना खा लिया था या नहीं? इसने इन चारों को मुखातिब करके कहा और क्रिस्टीन का बाजू पकड़कर निकल आया। हम वापसी का सफर मोटरसाइकिल पर करेंगे, इसने क्रिस्टीन से कहा। अब तुम कहाँ ले जाओगे मुझे? जहां तुम कहोगी, ग्रांड होटल। मोटरसाइकिल चल पड़ी। क्रिस्टीन कैरियर पर बैठी हुई थी। ये सफर 3-4 मिनट से ज्यादा जारी नहीं रहा था। क्रिस्टीन ने महसूस किया कि वो एक वीराने में है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे और वहां गहरा अंधेरा था। तुम कोई भी हो, क्रिस्टीन खौफजदा आवाज में बोली, लेकिन किसी बात पर मुझे मजबूर नहीं कर सकोगे। मैं बेचारा किस शुमार कतार में हूं, तुम्हें तो 5 आदमी भी मजबूर नहीं कर सकते। वैसे पता नहीं क्यों तुम्हारा वजूद मुझे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो जुमला पूरे किए बगैर खामोश हो गई। तो चलो,
मेरे साथ यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? चलो, मेरा हाथ पकड़ लो और चलती रहो, रास्ता दुश्वार गुजार है। इसने जेब से एक छोटी सी टार्च निकाली और सामने इसकी महदूद रोशनी डालता हुआ रास्ता तय करने लगा। जमीन ऊंची नीची थी। वो एक पगडंडी पर चल रहे थे जिसके दोनों जानिब छोटी छोटी खारदार झाड़ियां थीं। रास्ता जल्द ही तय हो गया और वो एक छोटे से तारीक मकान में दाखिल हुए। कुछ देर बाद वो केरोसिन लैंप की रोशनी में एक दूसरे के मुकाबिल बैठे हुए थे। लाओ, अब मेरी स्केच बुक मुझे वापस कर दो, क्रिस्टीन बोली। फिलहाल ये मुनासिब नहीं कि स्केच बुक तुम्हारे कब्जे में रहे। क्या तुमने इसी के सिलसिले में एक लाश अपने कमरे में नहीं देखी? ओह, वो दम बखुद रह गई। कुछ देर बेहसो हरकत बैठी रही, फिर बोली, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो मैं फिर बताऊंगा। तुम अफरोजर के कैसे हाथ लगी? मैं इसे पहले से नहीं जानती थी। इसने फोन पर गुफ्तगू करके मुझे टिप टॉप क्लब में बुलाया था और तुम चली गई। हाँ, हमाकत थी, लेकिन इसका नफ्सियाती जवाज मौजूद है। मेरे साथ इसने गुफ्तगू के लिए मेरी ही जुबान इस्तेमाल की थी। तुम खुद सोचो, ऐसे हालात में अपने किसी हमवतन से मिल बैठना मेरे लिए कितनी बड़ी ढारस हो सकती है। बहरहाल जब मैं वहां पहुंची तो मेरे इस्तकबाल करने वाला मेरा हमवतन ना साबित हो सका। इसने अंग्रेजी में गुफ्तगू की, फिर इसने स्केच बुक का जिक्र किया और इसी आदमी के हवाले से मुझे इस इमारत में ले गया जिसने मुझसे मेरी जुबान में फोन पर गुफ्तगू की थी। ये इसी सूरत में नामुमकिन होगा जब तुम स्केच बुक के लिए अपनी जिंदगी भी गुनवा देने की हिम्मत रखती हो। मैं इसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। शौक की चीज होगी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ? मुझे मालूम है, और स्केच बुक के बारे में भी तुम्हारी ही जुबान से इसी इमारत में कुछ सुना था। दुनिया के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के स्केचेस में मौजूद हैं। होंगे? वो गर्दन झटक कर लापरवाही से बोला। मुझे तो इसकी फिक्र थी कि तुम एल्बम लेने गई थी और वापसी पर बेहोश हो गई थी। तुम कौन हो? वो बुखला कर खड़ी हो गई। गाँव नच बबरा। क्या मतलब? क्या मैं सूरत ही से गाँव नच बबरा नहीं लग रहा? ये फूली हुई नाक, ये मूछें। इसने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा, और फिर जो हाथ हटाया तो ना नाक थी और ना मूछें। तो तुम वो इमरान? मगर तुमने मुझसे मजाक क्यों किया था? तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि इस अकल के अंधे को किस तरह दूसरी मंजिल से नीचे उतारा था, और फिर सारी रात इसी फिक्र में गुजरी थी कि अगर सुबह सुनहरी तिथि दस्तयाब ना हो सकी तो क्या होगा? क्या मैं सारी जिंदगी इस अंधे की लाठी बना रहूंगा? वो खामोश रही। बैठ जाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला। तो तुमने लाश नहीं देखी थी? लाश देखकर ही तो भाग निकला था। वो सब क्या था, मुझे बताओ। वो सामने कुर्सी पर बैठती हुई बोली। मैं क्या बता सकता हूँ? पुलिस को इत्तला किए बगैर मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में क्या हो रहा था। बहरहाल इतना मैं भी जानता हूँ कि जिस सफारत खाने के फेस सेक्रेटरी की लाश तुम्हारे कमरे में मिली थी, इसी सफारत खाने का ऑफिसर अफरोजर भी है। नहीं। हाँ, वो तुमसे इस स्केच बुक के बारे में पूछ रहा था। मैं बड़ी अजियत में मुब्तला हूँ इमरान। हाँ वाकई, मैं भी देख रहा हूँ। पुलिस जरूर परेशान करेगी। वो कभी बावर नहीं करेगी कि एक स्केच बुक के लिए सारा हंगामा हुआ है। वो कुछ ना बोली। इमरान खामोश हो गया था। ना सिर्फ खामोश हो गया था, बल्कि चेहरे पर छाई हुई हमाकत कुछ और गहरी हो गई थी। देखो, वो दफतन ठंडी सांस लेकर बोली, पता नहीं क्यों इस खौफनाक मेकअप में भी मैं तुमसे खौफज़दा नहीं थी, और इस वक्त भी खौफज़दा नहीं हूँ। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम पर एतमाद कर सकती हूँ। औरतों के अलावा आज तक किसी ने भी मुझ पर एतबार नहीं किया। क्या मेरे चेहरे पर किसी किस्म का औरतपन पाया जाता है? ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे साथ रह कर ना जाने क्यों खुद को महफूज समझ रही हूँ। च्युइंगम। इमरान जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर इसे पेश करता हुआ बोला। इसने हैरत से इसे देखा, कुछ ना बोली। चुपचाप च्युइंगम का पैकेट इसकी हथेली से उठा लिया। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें मुसीबत में ही छोड़कर भाग गया था, इमरान ने मकाना अंदाज में हंसकर कहा। अगर ये बात होती तो मैं इस वक्त अचानक वहां कैसे आ पहुंचता? फिर तुमने क्या किया था? क्रिस्टीन ने बिल्कुल ऐसे लहजे में पूछा जैसे किसी नन्हे बच्चे को फुसलाकर इससे कुछ मालूम करना चाहती हो। जब हम दोनों दूसरी मंजिल से उतरकर भागे तो कुछ दूर जाकर महसूस हुआ कि कोई गाड़ी हमारा ताकुब कर रही है। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया था। वो मरदूद तो अंधा बना बैठा था। क्या सचमुच इसने आंखें नहीं खोली थीं? नहीं, वो मेरे लिए दर्द सर है। बहरहाल मैंने इस गाड़ी को ना सिर्फ डाश देना शुरू किया,
बल्कि एक बार इसे पीछे छोड़ाने में भी कामयाब हो गया और इसी भाग दौड़ में इसके नंबर भी नोट कर लिए। फिर इसके बाद पता लगा लेना क्या मुश्किल था कि गाड़ी किसकी हो सकती है। मेरा एक दोस्त ट्रैफिक सार्जेंट है, इसने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता लगवा लिया था। लेकिन ठहरो, वो हाथ उठाकर बोली, इन लोगों ने तुम दोनों के बारे में ऐसे अंदाज में पूछा था जैसे तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हो। बल्कि वो तो कह रहे थे कि मैं दीदा दानस्ता तुम लोगों को अपने साथ ले गई थी। हो सकता है जानते हो, वो मरदूद काला पहाड़ मुझे सारे शहर में तमाशा बनाए फिरता है। अब देखो, रात ही इसने कैसा जलूस निकाला था मेरा। वो आखिर है कौन? मेरा मुलाजिम, बस गले पड़ गया है। ये समझ लो कि हाथी पाला है मैंने। 6 बोतलें रोजाना मुहैया करनी पड़ती हैं इसके लिए। तुम क्या करते हो? आज तक समझ नहीं आ सका कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुम यहाँ के कोई बेफिक्र रईस हो, जागीरदार हो या नवाबजादे? मैंने यहाँ के नवाबों और जागीरदारों की दौलत के बहुत किस्से पढ़े हैं। चलो यही समझ लो। लेकिन मैंने पुलिस को बयान देते वक्त तुम लोगों का तस्करे भी किया था। इसकी मुझे क्या परवाह हो सकती है? पता नहीं मुझ जैसे कितने नवाबजादे यहाँ मारे मारे फिरते हैं। पुलिस किस किस के पीछे जाएगी? तुम्हारा असर होगा पुलिस पर। मेरा दावा है कि वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे नाम पर चौंका था और अपने साथियों को मानीखेज नजरों से देखने लगा था। फिर इसने खुद ही तुम्हारा हुलिया दोहराना शुरू किया था। मैं हाँ हाँ करती रही थी। ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि इस नेगरों का हुलिया भी। पुलिस वालों से मेरे बड़े अहमकाना ताल्लुकात हैं, लेकिन तुम तो अहमक नहीं मालूम होते। शुक्रिया, किसी से अपने बारे में ये राय सुनकर कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे इसी वक्त दोबारा पैदा हुआ हूं। क्या मतलब? बचपन से अपने बारे में यही सुनता चला आ रहा हूं कि परले दर्जे का अहमक हूं। कोई अहमक इस तरह किसी की जान नहीं बचा सकता जैसे तुमने इस वक्त मेरी बचाई है। खैर छोड़ो, इमरान शर्मा कर बोला, शर्म आती है अपनी तारीफें सुनकर। अब मेरा क्या होगा? ग्रांड होटल की तरफ रुख भी ना करना, फिर पुलिस मेरी तलाश में निकल खड़ी होगी। परवाह मत करो। क्या तुम रात का खाना खा चुकी हो? नहीं, मुझे भूख लग रही है। यही दोनों मिलकर खाना तैयार करेंगे। ये जगह मेरी आरामगाहों में से एक है। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या? मेरी स्केच बुक मुझे वापस कर दो। इसके बगैर मैं अपना मिशन पूरा ना कर सकूंगी। स्केच बुक कहीं बागी नहीं जाती। मुझे इससे सिर्फ इसी हद तक दिलचस्पी है कि इसकी वजह से एक कत्ल हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी वजह से कत्ल क्यों हो सकता है। जब तक मुझे इसकी अहमियत और तुम्हारे मिशन का इल्म ना हो, मैं किस तरह समझा सकूंगा? अच्छी बात है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन पहले कुछ खाना चाहिए। भूख से तबीयत निढाल हो रही है।